Hello everyone, welcome to the Manula classes in the session of daily news analysis. Today is 28th of January 2025. I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले चलते हैं कुछ प्रीवियस डे क्वेश्चंस लेते हैं जहां से आपके एग्जाम में आने के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. हु इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? हमने बात किया था कि डोनाल्ड ट्रंप की जब से गवर्नमेंट बनी है यूएसए में, तो जो यूएसए की पॉलिसीज हैं, यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड है वो लाइमलाइट में है. सो इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. और जो यूएसए है वन अमॉन्ग द फ्यू कंट्रीज जिनके साथ में इंडिया का फॉरेन ट्रेड सरप्लस में है. ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर कंट्रीज के साथ में हमारा जो ट्रेड है वो हमेशा जो है डेफिसिट में रहता है. व्हाट वाज द ट्रेड सरप्लस? तो इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस लास्ट ईयर रहा है वो 36.8 बिलियन का रहा है. इतना हम उनके साथ में अभी सरप्लस में ट्रेड कर पा रहे हैं. विच सेक्टर इज नॉट अ की इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस? यूएसए को हम इंजीनियरिंग गुड्स भेजते हैं, फार्मास्यूटिकल भी एक्सपोर्ट करते हैं, लाइट क्रूड ऑयल भी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम वहां पर एक्सपोर्ट नहीं करते, वो तो यूएसए ही इंडिया को एक्सपोर्ट करता है. Which of the following industries could face challenges due to the potential trade tariffs imposed by the Trump administration? तो क्या इसके लिए हमारे पास हो सकता है एग्रीकल्चर? नो इश्यू. यस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारे साथ में इश्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत सारा बिजनेस यूएसए के साथ में है, बिकॉज यूएसए इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट है. दैट्स व्हाई. व्हाट इज one potential negative effect on India's economy due to increased tariffs by the USA? तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? इंक्रीज्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तब इंक्रीज होता है जब हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है. एनहांस्ड कॉम्पिटिटिवनेस इन द यूएस मार्केट? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादा टैरिफ हमारे प्रोडक्ट्स पर लग जाएगा तो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी. रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट्स लीडिंग टू लार्जर ट्रेड डेफिसिट? यस, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं यूएसओ को जब हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे और कंपैरेटिवली जो यूएसए के या अदर कंपनीज के या अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट होंगे उन पर अगर कम टैक्स लग रहा होगा तो वो इजीली वहां पर सेलेबल होंगे. Which of the following is a suggested strategy for India to counteract the potential impact of US tariff? क्या हमारे लिए पोटेंशियल स्ट्रेटेजी हो सकती है? Relying exclusively on the US? No. भाई देखो, कभी किसी एक मार्केट पर अगर एक्सक्लूसिवली हम रिलाई करेंगे तो दिक्कत हमको होगी. नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट्स. यस, हमें अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. केवल किसी यूएसए या इसी तरीके से किसी अदर कंट्री पर हम डिपेंड नहीं हो सकते अपने टोटल फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए. When is the 15th नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व्ड? इसको हमने डिस्कस किया था, तो ये 25 ऑफ जनवरी 2025 को हमारा 15th नेशनल वोटर्स जो डे है उसको सेलिब्रेट किया गया है और एवरी ईयर ये 25 ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार इसको 75 इयर्स हो गए हैं. किसको? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके फाउंडेशन को, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी है. व्हाट इज द थीम? 15th नेशनल वोटर्स डे की थीम क्या है? डेमोक्रेसी इन एक्शन, वोटिंग इज अ राइट, या नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर. यस, ये इस बार की वोटर्स डे था उसकी थीम थी कि भाई नथिंग लाइक वोटिंग, वोटिंग जैसा कुछ नहीं है, आई वोट फॉर श्योर, तो मैं श्योर हूं कि मैं वोट करूंगा ही करूंगा. तो इसको लेकर के जो वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनमें अवेयरनेस इंक्रीज की जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, भाई लोग वोट करने के लिए आए. नेक्स्ट है विच ईयर मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुआ था, 25 ऑफ जनवरी को. व्हाट स्पेशल इनिशिएटिव इज नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन? तो इसमें अभी जो 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन है उसमें हम क्या क्या किस किस पर फोकस कर रहे हैं? बेस्ट इलेक्टोरल जो प्रैक्टिसेस अवार्ड दे रहे हैं जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनको, कि जिनके
डिस्ट्रिक्ट में या उनके रीजन में, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में बहुत अच्छी वोटिंग रही, तो उनको अवार्ड दे रहे हैं। नेशन वाइड ऐसे कंपटीशन ऑन डेमोक्रेसी एंड इंडियाज फ्यूचर, यस, ये स्टूडेंट्स वगैरह को कंपटीशन के लिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भाई ऐसे लिखिए आप और पार्टिसिपेट कीजिए। नेक्स्ट है अ नेशन वाइड वोटिंग कैंपेन फॉर ऑल सिटीजन्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। कोमैमोरेटिव पोस्टल स्टैंप को भी लॉन्च किया है। सो ये ए, बी और डी, ये तीनों के तीनों इस बार के नेशनल वोटर्स डे पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फोकस किया है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, ये बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड ऐसे ऑफिसर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने रीजन में वोटर्स के लिए बहुत अच्छे काम किए हो, वोटर्स का परसेंटेज वगैरह इंक्रीज किया हो। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड, तो 2011 में हमने नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था और तब से लेकर के हम अब तक क्या कर रहे हैं, नेशनल वोटर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो ये तो रहे आज के लिए क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो यूपीएस जो है इसको लॉन्च करने के लिए, इसकी डेट फिक्स करने के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और ये एक ऑप्शन की तरह काम करेगी जो कि पहले से एक पेंशन स्कीम चली आ रही थी एनपीएस, अब इसकी जगह पर यूपीएस काम करेगी और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट होगी 1 अप्रैल 2024 से ये फाइनेंशियल ईयर में स्टार्ट हो जाएगी जो यूपीएस है। ऐसा क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इंडिया में जो पेंशन का सिस्टम है वो इंडिया की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा बेस रहा है ना। बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स की सरकारें गिर गई, पार्टीज की, और उनकी सरकारें कई बार बन गई पेंशन देने की वजह से, है ना, बिकॉज जैसे कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज रहे। तो एनपीएस और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, दोनों का मिक्सचर करके बनाया गया है यूपीएस, यूनिवर्सल जो है पेंशन स्कीम, सॉरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये बना दिया गया है। ये एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, मींस जो जॉब कर रहा है वो भी उसमें फंड में डिपॉजिट करेगा और गवर्नमेंट भी उसमें फंड में डिपॉजिट करेगी, और जब कोई पर्सन एम्प्लॉई रिटायर होगा तो उसको लास्ट ईयर उसको जो सैलरी मिल रही थी, है ना, उसका जो है 50% उसको मिलेगा। कि लास्ट टाइम जब उसको सैलरी मिली थी, जब वो रिटायर हुआ था, तो उसकी सैलरी का 50% एज ए पेंशन उसको मिलेगा। मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि ये कैसी होगी भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, रेगुलेट करेगा इसको पीएफआरडीए, पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसको रेगुलेट करेगा। लॉन्च डेट हम बता ही चुके हैं 1 अप्रैल 2025 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम लेकर के क्यों आए हैं, गवर्नमेंट लेकर के क्यों आई है, कि ये जो एनपीएस थी, है ना, एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम थी, इसमें कुछ कंसर्न थे लोगों के, बिकॉज एनपीएस में जो पैसा होता था एम्प्लॉइज का, है ना, उसकी ग्रोथ डिपेंड करती थी मार्केट के फ्लक्चुएशंस पर। जैसे कि एसआईपी करते हैं लोग, सिस्टमैटिक इंटेलेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट प्लान्स, या लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो एनपीएस में जो रिटर्न थे वो मार्केट से लिंक्ड थे, तो किसी को कोई फिक्स नहीं बता सकता था कि भाई लास्ट टाइम उसको जब वो रिटायर होगा तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी उसको सैलरी मिलेगी। तो ये एक प्रॉब्लम थी, उनकी कंसर्न जो होते थे। अब ये सॉल्व हो जाएगा कि भाई आपको 50% आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का मिलेगा एज अ पेंशन। अब इस यूपीएस के क्या क्या की फीचर है, गारंटीड पेंशन, कि भैया 50% सैलरी का आपको मंथली पेंशन की फॉर्मेट में मिलेगा ही मिलेगा, मार्केट में डाउनफॉल अपफॉल आए या जो है उसमें ग्रोथ हो। डियरनेस रिलीफ, जब भी महंगाई वगैरह बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा पेंशन के साथ में। फैमिली पेंशन, कि जब भी किसी को पेंशन मिलेगी, जिस पर्सन को पेंशन मिल रही थी, अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ अगर जीवित है तो उनकी वाइफ को
उनकी पेंशन का 60% जो है मिलेगा, है ना, ये भी फिक्स कर दिया। सुपर नेशन बेनिफिट्स, सुपर नेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे कि उनको एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा कि जब वो रिटायर होंगे तो 50 लाख 20 लाख या इतना कितना भी उनको मिलेगा जो भी उनका बनता होगा। मिनिमम पेंशन की गारंटी रहेगी इसमें कि भाई एटलीस्ट 10 इयर्स अगर उसने सर्विस की है एटलीस्ट, तो कम से कम उसको 10,000 एवरी मंथ एज ए पेंशन की फॉर्मेट में उसको मिलेगा ही मिलेगा। कॉन्ट्रीब्यूशंस अंडर द स्कीम, स्कीम में कंट्रीब्यूशन क्या होगा कि जो एम्प्लॉय होंगे वो 10% इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट 5% कंट्रीब्यूट करेगी उस फंड में, और पॉसिबिलिटी ऑफ रिवीजन, अगर कुछ प्राइसेस वगैरह इंक्रीज होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो गवर्नमेंट इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करेगी और रिव्यू के बेसिस पर जो रिकमेंडेशंस आएंगे उसके बेसिस पर उसमें कुछ जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, जो पेंशन का अमाउंट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज को जो है एप्लीकेबल होगा और मोस्टली उन लोगों के लिए होगा जो पहले से एनपीएस में है ना, और या उन्होंने 1 जनवरी और उसके बाद में गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया हो, ठीक है, उनको इसके जो है बेनिफिट्स मिलेंगे यूपीएस के। ट्रांजिशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस, एनपीएस पेंशंस वर लिंक्ड टू द मार्केट ड्रिवन, मैंने भी आपको बताया पहले से थी, अब जो है ट्रांसफॉर्म उनका हो जाएगा, ये जो टेंशन थी उनकी वो दूर हो जाएगी कि भाई मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या जो है उठापटक उसमें चल रही है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेंशन मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूज पर, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, है ना, नाम ये जो जगह है एक प्लेस है ईरान में, है ना, और ये क्या है, यहाँ पर एक कन्वेंशन साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड कन्वेंशन का, उसको हम रामसर कन्वेंशन बोल देते हैं। तो ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है एक, किसके लिए कि जितने भी वेटलैंड्स हैं, है ना, वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड वो होते हैं जहां पर कोई लेक वगैरह होती है, उसी को हम वेटलैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे रीजन्स को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, प्रमोट करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था कि भाई वर्ल्ड के सारे कंट्रीज ऐसे एरियाज को, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने यहाँ ऐसी पॉलिसीज लाएंगे उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ठीक है, और इसी दिन को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों आया है उस पर हम चलते हैं, है ना, न्यूज के लिए हम चलते हैं यहाँ पर कि इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है, इंदौर एंड उदयपुर इंडिया की फर्स्ट 2 सिटी बन चुकी हैं फर्स्ट टाइम। अभी वर्ल्ड की 31 सिटीज की लिस्ट निकाली थी रामसर कन्वेंशन की अथॉरिटी ने, किसकी, सिटीज की, कि वो सिटीज किसमें शामिल कर रहे हैं, उनको हम वेटलैंड सिटी में काउंट कर रहे हैं, जबकि होता क्या है रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड लेक जो होती है उनको काउंट किया जाता है, उन्हीं को जो है स्टेटस मिलता है, लेकिन इस बार वेटलैंड सिटीज बनाई जा रही हैं, सिटीज को वेटलैंड का उसकी कैटेगरी में रखा जा रहा है, और इंडिया से फर्स्ट टाइम इंदौर और उदयपुर ये 2 सिटी हैं वर्ल्ड की उन 31 जो सिटीज हैं उनमें इंडिया से 2 हैं, इनको इंक्लूड कर लिया गया है और इंडिया के लिए बड़ा अचीवमेंट है। कौन कौन सी हैं, एक तो आपका इंदौर है, इंदौर में सिरपुर लेक, है ना, ये रामसर साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, कंजर्व करने के लिए बहुत सारा काम किया। दूसरा है आपके पास में उदयपुर राजस्थान का, यहाँ 5 बड़ी बड़ी लेक हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो है पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, और जो है रंग सागर लेक, स्वरूप सागर और दूध तलाई, ये जो है वहां की फेमस लेक्स हैं। उदयपुर को चारों ओर से इन्होंने घेर रखा है और वहां की गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इन दोनों सिटीज को काउंट कर लिया गया। इंदौर का तो आपको पता ही होगा कि एमपी में है ये, और खास बात इसकी ये है कि लगातार ये इंडिया की फर्स्ट रैंक में आता है द मोस्ट क्लीन सिटीज ऑफ इंडिया, तो हमेशा से ये फर्स्ट रैंक पर आ रहा है कि भैया इंडिया का सबसे ज्यादा क्लीन सिटी कौन सा है, तो वो है आपका इंदौर, ठीक है। तो 2 अचीवमेंट हो गए अब इंदौर के पास में। So guys, this was for today and we will meet again in another session.
सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।